आवाज आ रही मेरी? एक बार आप लोग क्लियर करिएगा मुझे। सब ओके है, डन है, सब क्लियर है, मुझे बताइएगा एक बार। मार्कर नहीं है क्या? आप सभी सम्मानित साथी एक बार मुझे क्लियर करिए, आवाज मेरी आ रही है, आप तक पहुंच रही है? हाँ बताइए जल्दी से, एक बार वॉइस क्लियर कर दीजिए, उसके बाद प्रणाम भाई कुमकुम तनु जी, एक बार बस क्लियर कर दीजिए कि हाँ सब कुछ ओके है, तो हम लोग स्टार्ट करें। बस आप बोल दीजिए एक बार कि हाँ सब ओके है सर, क्योंकि भाई पूछना जरूरी होता है। सब ओके है? ओके, चलिए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी कंटेंट आप लोग अच्छे से नोट्स कर रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग आधा ज़्यादा पढ़ लिए हैं, आज हमारा 12वीं क्लास है। ठीक है, चलिए आइए। चलिए, ये वाला कंटेंट हुआ कि नहीं हुआ? नियान ट्यूब गैस और उनके रंग नहीं हुआ है? तो आइए, ये देखिए, कलर पूछता है ना, नियान में कौन सा रंग, नियान और आर्गन होगा तो कौन सा रंग, गैस अगर भरा होगा, नियान और हीलियम होगा तो कौन सा रंग। बढ़िया है, शानदार है, मस्त है। चलिए बताइए, तो भाई साहब नियान किस रंग का होगा? गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। तो गुरुजी होगा हमारा लाल। नियान व आर्गन तो नारंगी और लाल, नियान व हीलियम तो सुनहरा। सवाल कैसे पूछेगा? वो पूछ सकता है आपसे कि अगर लैंप में, इसमें लैंप में नियान गैस भरी होगी तो ट्यूब द्वारा उत्पन्न प्रकाश का रंग कैसा होगा? तो अगर नियान गैस भरी होगी तो लाल रंग, अगर नियान व आर्गन दोनों का मिश्रण होगा तो नारंगी और लाल आएगा, और अगर नियान व हीलियम होगा तो भाई साहब आपका कौन सा आएगा? गोल्डन आएगा। समझ में आएगा नहीं समझ आएगा? बताओ। फिर ऐसे ही अगर नियान और मरकरी वाष्प की गैस भरी होगी तो हरे रंग का आएगा, आर्गन व मरकरी होगी तो नीला रंग होगा, और अगर हीलियम होगा तो भाई साहब क्या होगा? पीला रंग होगा। मतलब आप समझ गए होंगे। कहने का मेरे मतलब ये है कि जो हम लैंप में गैस भरते हैं उस गैस के अनुसार हमको कलर मिलता है। ठीक है, तो सवाल पूछेगा कि लैंप में अगर नियान और मरकरी गैस भरी होगी तो ट्यूब द्वारा उत्पन्न प्रकाश का रंग कैसा होगा? तो आप बताएंगे हरा रंग होगा। आर्गन और मरकरी वाष्प दोनों भरा होगा गैस में तो कैसा रंग होगा गुरुजी? तो नीला रंग होगा। अगर आपका हीलियम भरा होगा तो कैसा रंग होगा? तो पीला रंग होगा। मतलब समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, फिर आगे बस इतना ही। तो ये 6 हैं, 6 में से अगर कोई भी एक आ जाएगा तो उड़ा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। हो गया गुरुजी? जी गुरुजी हो गया। अब हम बात करते हैं लैंप्स के बारे में भी कुछ थोड़ा सा। लैंप में क्या गुरुजी बताओ? तो लैंप में हमारा ये होता है, आ जाइए फटाफट आ जाइए। लैंप, इसकी दक्षता, और फिर इसका कार्यकारी घंटा, और फिर इसके बाद यूज। ये एक मतलब एक ही स्लाइड में कार्बन फिलामेंट लैंप से क्या क्या पूछ सकता है वो सारे कंटेंट आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर कार्बन फिलामेंट लैंप लगा हो, कौन सा?
कार्बन फिलामेंट लगा हो तो वो उसकी दक्षता कितनी होती है, तो 3 ल्यूमन प्रति वाट। अगर कोई बच्चा नया हो तो समझ लो LMU बटा वाट का मतलब होता है ल्यूमन, ल्यूमन बटा वाट। कोई अगर बच्चा नया हो तो उसके लिए, ठीक है। तो कार्बन फिलामेंट लैंप 3 ल्यूमन पर वाट, और इसकी कार्यकारी घंटा, तो इसकी कार्यकारी घंटा गुरुजी 1000 वाट, 1000 वाट कर रहा हूँ, 1000 घंटे तक चल देगा। और किसके लिए यूज करेंगे, तो समान लाइटिंग के लिए। फिर हमारा आता है एक वैक्यूम वाला, जिसमें मतलब न तो वायु भरी होती है ना ही गैस भरी होती, कुछ भी नहीं भरा होता है। उसकी दक्षता कितनी होती है, तो 8 ल्यूमन पर वाट। कितने घंटे चलेगा गुरुजी, 1000। किस में यूज करेंगे, तो जनरल लाइटिंग में। मतलब आप समझे नहीं समझे, लैंप का जो कंटेंट आपको हम दे रहे हैं, आपसे सवाल पूछेगा कि कार्बन फिलामेंट लैंप की ल्यूमन दक्षता कितनी होती है, यानी ल्यूमन इफिशियंसी कितनी होती है। अगर आपके सामने विकल्प में आ जाएगा 4 वाट या 4 ल्यूमन पर वाट, 3 ल्यूमन पर वाट, 6 ल्यूमन पर वाट, 10 ल्यूमन प्रति वाट, तो जो क्लास अटेंड करके गया होगा, जो सभी कंटेंट को अच्छे से पढ़ के गया होगा, वो टिक से क्लिक करेगा कि 3 ल्यूमन पर वाट गुरुजी ने बताया था। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि CIT सेंट्रिक्स एग्जाम में आए, आगे भी आपका जो भी कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे वहां भी ये काम देगा। यहाँ तो आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो घबराने की जरूरत है नहीं है। कितने घंटे तक चलता है, तो 1000, ठीक है। ऐसे वैक्यूम वाला 8 ल्यूमन पर वाट, 1000 घंटे तक चलेगा समान लाइटिंग में। फिर ऐसे आता है मेरे प्यारे साथियों, जिसमें गैस भरा हो, जैसे गैस पूरी टंगस्टन फिलामेंट लैंप, तो 12 ल्यूमन पर वाट से लेकर 20 ल्यूमन पर वाट तक, 12 ल्यूमन पर वाट से 20 ल्यूमन वाट, 20 ल्यूमन। कहीं कहीं आपको किसी किसी बुक में 18 भी दिया होगा। किसके बुक में दिया 18 तक, बताओ, गैस वाला। किसी किसी में 18 तक भी दिया होगा, तो इसलिए मैंने पूरा लिखवा दिया। अब इसमें पूरा आ जाएगा, मतलब 12 ल्यूमन पर वाट से लेकर 20 ल्यूमन पर वाट। अब इसमें क्या हो जाएगा गुरुजी, सब आ जाएगा, मतलब 18 वाला भी आ जाएगा। तो कोई एक ही रहेगा, बस ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, या तो 12 देगा, या तो 18 देगा, या तो 20 देगा, कोई एक ही रहेगा। अगर आपके मन में आ रहा होगा ना गुरुजी की मतलब ये सब आएगा तब, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं देगा, क्योंकि वो फंस जाएगा। क्योंकि ये डाटा जो है 12 ल्यूमन वाट से लेकर 20 ल्यूमन वाट, किसका, जिसमें गैस भरा हो। वैक्यूम वाला 8 ल्यूमन वाट, याद कर लीजिए। कार्बन फिलामेंट सर जी 3 ल्यूमन पर वाट, घंटा कितना उसका चलेगा, तो 1000 घंटे। कहाँ व्यवस्था, तो समान लाइटिंग व्यवस्था। एक बच्चा कह रहा सर जी इसका तापमान भी होता है। अगर तापमान होगा तो हम बता देंगे, अगर तापमान होगा तो हम बता भी देंगे, अगर ऐसा कुछ हुआ तापमान का, ठीक है। लेकिन अभी इसको पढ़ो आप अपने, है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर जो जैसे फ्लोरोसेंट लैंप है ना, बहुत बार पूछता है, सोडियम वेपर लैंप पूछता है, आप लोग जानते होंगे, इसके घंटे पे पूछता होगा। अगर आपने किताब निम्मी का पढ़ रहे होंगे तो जरूर ये क्वेश्चन देखने को आपको मिल रहे होंगे। तो जैसे ये कंटेंट इंपॉर्टेंट है, फ्लोरोसेंट लैंप पूछता है ना, कितने ल्यूमन वाट तक होता है गुरुजी, तो 60 से लेकर 65 ल्यूमन पर वाट। कितना घंटा चलेगा ये गुरुजी, तो 7000 घंटा, ठीक है। फिर हमारा आता है सोडियम वेपर लैंप, ये भी इंपॉर्टेंट है। कितने ल्यूमन वाट का होता है गुरुजी, तो 110 ल्यूमन पर वाट का। कितने घंटे चलेगा भाई साहब, तो 6000 घंटे। तो ये सब छुपे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है सर इसका, हाँ ठीक, ऐसा कुछ होगा बता दूंगा। फिर आ जाइए मरकरी बायोनेट लैंप, कहां तक करते गुरुजी, तो 50 ल्यूमन पर वाट। इसका कार्यकारी घंटे नहीं फिक्स है, तो नहीं लिया गया है। फिर उसके बाद आता हमारा मरकरी आर्गन लैंप 45 ल्यूमन पर वाट। कहां पर करेंगे, स्ट्रीट, बैंक, उद्योग में। और ये कहां पर करेंगे मरकरी बायोनेट, तो गोदाम और इंडस्ट्रियल एरिया में किसका यूज करेंगे गुरुजी, हम मरकरी बायोनेट लैंप का। कौन सी गैस होती भी क्वेश्चन, अच्छा ठीक है। जल्दी से मुझे आप लोग, जिसको भी कुमकुम, जिसको भी पता होगा, मुझे कुमकुम से नहीं, जो भी बच्चा जानता होगा जल्दी से बता दो भाई साहब। बच्ची पूछ रही है कि फ्लोरोसेंट लैंप में कौन सी गैस भरी होती है, शायद उसको भी पता है अच्छे से। आप में से किसी को जानकारी बता दो मुझे, फट से बता दो मुझे, आप में से किसी को जानकारी है कि फ्लोरोसेंट लैंप में कौन सी गैस भरी होती है, बताओ, सोच के बताओ। बाकी देखो हैलोजन लैंप 28 से 33 ल्यूमन प्रति वाट तक, 28 से 33 ल्यूमन प्रति वाट तक। फिर ऐसे आता है SOX लैंप, भाई मैंने नहीं देखा है, आपने देखा क्या SOX लैंप, कौन कौन देखा है,
भाई मैं तो नहीं देखा हूँ, आपने देखा है क्या? आप में से कोई सम्मानित साथी है जो SOX लैंप को देखा है? ये 20 ल्यूमेन प्रति वाट तक, सिनेमा प्रोजेक्टर में इसी का यूज करते हैं, कार्बन आर्क लैंप का। बताओ किसी ने देखा है SOX लैंप? मैं तो नहीं देखा हूँ भाई, झूठ नहीं बोलूंगा। एक बच्चा कह रहा है अक्री गैस, अक्री गैस भरा होता है? अक्री गैस कौन सा होता है? अरे आर्गन गैस तो समझ में भी आता है, अक्री गैस कौन सा होता है? टंगस्टन गैस। अरे यार आप लोगों को ये भी नहीं पता यार सोडियम वेपर लैंप में कौन सी गैस भरी होती है? अरे यार कहाँ से आप लोगों ने ITI डिप्लोमा किया यार? नियान लैंप, विज्ञापन कार्यों में कार्यकारी घंटा इसका 10,000 होता है। सच में नहीं पढ़े यार, मस्ती कर रहे हो? आओ पहले SOX लैंप दिखाता हूँ आप लोगों को। चलो वो बता दे, क्या नाम बच्चा उसका? भावना, आप ही बता दो बेटा उसमें क्या भरा होता है फ्लोरोसेंट लैंप में? पहले इसको दिखा दें, SOX लैंप क्या था भाई साहब? SOX लैंप, आ जाओ भाई साहब, ये देखो भाई साहब, ये पूरा आपके पास आ गया। इमेज दिखा देता हूँ, रुक जाइए बड़ा करके। ये देखो भाई भरा हुआ SOX लैंप, द लो प्रेशर सोडियम लैंप, लो प्रेशर सोडियम लैंप, ये सब आपको जो दिख रहा है ये हमारा SOX है। प्रियंका सिंह कह रहे हैं सर जी आर्गन। अच्छा ये देख लिया आपने? तो भाई साहब हमारा SOX लैंप यही है, ठीक है। अच्छा आप लोगों के पास किताब है कि नहीं है? मतलब ITI का कोई किताब रखे हैं, जैसे आपने ITI किया होगा? आप लोग बताइए, आप लोग के पास किताब है तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा ना कैसे आपको पढ़ना होगा। चलिए ठीक है। आर्गन गैस, पारा भी रहता है उसमें, मरकरी के कुछ बूंदे होती है, आर्गन भी रहता है, इसके अलावा नियान भी रहता है। निमी का बुक है ना, तो जो इल्यूमिनेशन का चैप्टर है ना, उसमें जब जाना घुस जाना, इल्यूमिनेशन वाले चैप्टर में घुस जाना। कहाँ चला गया माइक? एक भाई साहब कहाँ चले गए, नाराज हो गए आप? तो पारा, आर्गन और नियान ये गैस भरी होती है किसमें? फ्लोरोसेंट लैंप में। आप किताब जो भी आपके पास होगा निम्मी का, ठीक है, उसमें चले जाना इल्यूमिनेशन चैप्टर में, एक बार अपने से भी पढ़ लिया करो। मतलब मैं तो यहाँ से कंटेंट दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ा आप लोग एडवांस भी रहा करो। मतलब सब कुछ चीज़ें जो होती है ना, किसी पार्टिकुलर चीज़ पे निर्भर नहीं होते। आप समझ गए होंगे जो मैं तो कहना चाहता हूँ। मतलब ऐसा मत सोचना कि अब तो गुरुजी का हमने बैच ले लिया, हमारा तो काम हो जाएगा, है ना? तो मतलब कुछ चीज़ों को एडवांस तौर पे अपने से भी टाइम दिया करो। मतलब ठीक है गुरुजी ने पढ़ा दिया, ठीक है अच्छी बात है, थोड़ा मैं भी तो देख लूँ, किताब को पलटूँ, देखूँ कुछ नया क्वेश्चन मिलेंगे। और किताब ऐसी चीज़ होती है ना मित्रों, आपके पास उस किताब को एक बार पढ़ोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, दोबारा पढ़ोगे फिर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तिबारा पढ़ोगे फिर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि जब आप पढ़ोगे तो बहुत कुछ सीखोगे। और ये जो आप छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, ये सारे क्वेश्चन आपको उसी किताब में मिल जाएगा, ठीक है। तो उस किताब का अलग नोट्स बनाइए, उस किताब का अलग नोट्स बनाइए, सर जी का किताब का अलग नोट्स बनना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट जो करवा रहे हैं उसका अलग बनाना चाहिए। मतलब ये मैं एडवांस बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, हित के लिए मैं बात करूँ, तब जाके कंपटीशन निकलेगा, ठीक है। मतलब सबका अलग अलग बनाइए। और फिर एक समय ऐसा आएगा जब आप 7 महीने 8 महीना पढ़ लोगे, 6 महीने साल भर, तो फिर सबको इकट्ठा कर लो। जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर एलिमिनेशन है, तो फिर सर ने क्या पढ़ाया था एलिमिनेशन, हाँ ये पढ़ाया था, फिर हमने जो ढूंढ कर पढ़ा था एलिमिनेशन कुछ क्वेश्चन, उसको रखा। मतलब ये नहीं कि बस किसी पार्टिकुलर टीचर पे ही डिपेंडेंट रहो, अपने से भी पढ़ो। पर निकालना पड़ेगा ना बाबू।
टाइम तो निकालना पड़ेगा, टाइम किसी के पास है, किसी के पास है, किसी के पास नहीं, लेकिन उसमें टाइम निकालना पड़ेगा, देना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि आपको भी पता है कि बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता, ठीक है? बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता। अगर आप सोच रहे हो कि आपको बना बनाया हुआ अगर ऐसे होने लगे, तो ये ऑनलाइन संस्था चल रही है, बहुत कंपटीशन है, सबको नौकरी ना लग जाए। आप खुद सोचो कि दुनिया से कुछ अलग करोगे तभी तो सिलेक्शन होगा। अगर दुनिया दिन में काम करती है तो मुझे रात में काम करना। मैंने बहुत लोगों को देखा, मैं बता दूं अभी आपको, एक बच्चा था, बड़ा अच्छा नंबर गेन किया है, अभी जो रिजल्ट आउट हो रहे हैं ना 10th का 12th का, वो बंदा वेटर का काम करता था। आपको जानकर हैरानी होगी, उसके घर की परिस्थिति सही नहीं थी, वो बंदा वेटर का काम करता था। वेटर मतलब समझ रहे हैं आप, तो जानते ही होंगे ना, शादी विवाह में देना लेना। इसीलिए कभी भी कोई भी काम करने आए ना तो किसी बच्चों को ऐसे नहीं बुलाना। मेरा तो सोच अलग ही है, मैं तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट करता हूँ सबका। तो वो वेटर का काम करता था और वो बंदा पता नहीं कितनी परसेंट लाया, बहुत अच्छा उसने रिजल्ट लाया है। और जब उससे इंटरव्यू ले रहे थे ना, बोला था कि क्या करें, हमारे घर की स्थिति सही नहीं है, तो मुझे दिन में जो भी टाइम मिलता था मैं करता था, पढ़ता था, और फिर रात में अपनी ड्यूटी भी करता था और पढ़ाई भी करता, दोनों काम। तो मतलब किसी को भी आप देखोगे ना, जो कुछ अलग करता है उसको दुनिया देखती है, ठीक है? बाकी आप लोग तो समझदार हो, टाइम को निकालो, बनाओ। और नहीं, अगर आपके पास टाइम नहीं मिलेगा तो कंपटीशन बहुत हार्ड है आज के समय में। मतलब आप ये सीआईटीएस तो आप निकाल लोगे, मैं हूँ, आपको तो कंटेंट दे दूंगा, निकाल लोगे, लेकिन सीआईटीएस के बाद आपको सरकारी टीचर बनना है कि नहीं बनना है, फिर हमारे पास पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो फिर मेहनत तो करना पड़ेगा, उससे तो भाग नहीं पाओगे आप, ठीक है? अंकित आ जाओ। देखो अब एक सवाल और भी पूछता है, क्या जैसे मान लीजिए कि जो टंगस्टन लैंप वगैरह होते हैं ना, उसमें अगर मान लीजिए कैल्शियम टंगस्टन भरा हुआ तो कैसा रंग देगा? नीला रंग। मैग्नीशियम टंगस्टन भरा होगा तो कैसा देगा? नीला सफेद देगा। फिर इसके बाद कैल्शियम सिलिकेट अगर भरा होगा तो पिंक रंग का देगा। जिंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा था, जिंक सिलिकेट अगर भरा रहेगा तो कैसा रंग देगा? हरा रंग का देगा। जिंक सिलिकेट अगर भरा रहेगा तो हरा रंग। मतलब आपको मैं कंटेंट ऐसा दे रहा हूँ कि बस रट्टा मारने वाला, बस रट्टा मारो। जिंक बेरिलियम सिलिकेट भरा होगा तो कैसा रंग देगा? पीला सफेद गुलाबी रंग देगा। कैडमियम सिलिकेट भरा होगा तो पीला और गुलाबी देगा। कैडमियम बोरेट भरा होगा तो गुलाबी देगा। आपको कुछ करना नहीं, बस नोट्स बनाकर इन सबको रट्टा मारकर चले जाना है ना? हर एक स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आपका हर एक स्लाइड इंपॉर्टेंट है। आप कह ही नहीं सकते गुरुजी कि ये वाला कंटेंट हमारे लिए अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है? चलो आगे आ जाओ, अगला कंटेंट लो, अगला खजाना। अगला खजाना क्या है गुरुजी? उपकरण व उनके कार्यकारी नियम। उपकरण व उनके कार्यकारी नियम, इक्विपमेंट एंड देयर वर्किंग प्रिंसिपल्स। क्या है भाई साहब? आ जाओ। ये हमने कराया था कि नहीं कराया था? इसको नहीं करवा तो हटा दूं इसको। जैसे वो क्वेश्चन पूछता है ना कि हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है, एक बार देख लो फटाफट। फिर हीट स्टोरेज किस सिद्धांत पे काम करता है, सेल बैटरी किस सिद्धांत पे काम करता है, अभी मैं दिखा रहा हूँ भैया। थर्मोकपल किस सिद्धांत पे काम करता है, गर्म तार किस सिद्धांत पे काम करता है, फिर फ्यूज तार किस सिद्धांत पे काम करता है, अर्थ टेस्टर किस सिद्धांत पे काम करता है, फिर उसके बाद टोंग टेस्टर किस पे काम करता है, ऑटो ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है, सीटीयू पीटी किस पे काम करता है, सोलर सेल किस पे काम करता है, 3D प्रकार का आवृत्ति मीटर किस पे काम करता है, टेकोमीटर किस पे काम करता है। नहीं हुआ है तो लिख लो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है और आपको पता होगा कि हाँ गुरुजी सही बोल रहे हो, आता है यहाँ से। मतलब आपको डेली मिलेगा और हम लोग लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। लगभग 12 क्लास हमारी चल रही है ना, 4 से 5 क्लास में आपका थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा पूरा। लगभग हम लोग करीब करीब पहुंच चुके हैं, 2-3 दिन प्रैक्टिस करा देंगे, बस अपना आराम से आप लोग पढ़िएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पे काम करेगा, बता देंगे ना आप लोग फट से। ऐसे माइक्रोमीटर के सिद्धांत पे काम करता, बता देंगे ना। तो ये पूरा डाटा, ये जो आपको स्लाइड दिख रही है ना, जैसे हमने पीछे लिखवाया ना, सारा डाटा इकट्ठा आपको दिया, ऐसे ही इनका भी पूरा डाटा याद कर लेना मित्रों, है ना? मजा आएगा आपको, है ना? हाँ, पूरा आपको आपको लगेगा कि नहीं गुरुजी इसको हम हटा दें, इसको हटा दें, इसको हटा दें, सब हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है? तो हाइड्रोमीटर पलवन के सिद्धांत पे काम करेगा। अब जो इंग्लिश वाला बच्चा होगा नीचे देख लेना अपना, माइक्रोमीटर। व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा किस पे काम करता है? जीरो डिफ्लेक्शन पे करता है। सेल बैटरी विद्युत अपघटन पे काम करता है। थर्मोकपल सी बेक पे काम करता है। गर्म तार जूल के नियम पे काम करता है। फ्यूज तार जूल के नियम पे काम करेगा। अर्थ टेस्टर वोल्टेज ड्रॉप, है ना, एक कई बार आ चुका है पेपर में, अगर आपने प्रैक्टिस सेट भी किया होगा तब भी यहाँ देखने को मिला होगा आपको।
टोंक टेस्टर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करेगा। ऑटो ट्रांसफार्मर सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करेगा। सीटीपीटी म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करेगा। सोलर सेल प्रकाशीय वोल्टी पे काम करेगा। रीड प्रकार की आवृत्ति मीटर तो प्राकृतिक अनुनाद पे यानी नेचुरल रेजोनेंस पे करेगा। टेकोमीटर सापेक्षिक गति पे काम करेगा। डीसी जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरक सिद्धांत पे काम करेगा। डीसी मोटर चुंबकीय खिंचाव पे काम करेगा मैग्नेटिक पोल पे। उसके बाद पीएमएमसी मतलब परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, किस पे काम करेगा तो चुंबकीय खिंचाव पे काम करेगा। फिर उसके बाद है लाइट वोल्टेज डिपेंडेंट क्या बोलते हैं इसको भाई, एलबीडीटी और आरबीडीटी। इसका फुल फॉर्म क्या है, एलबीडीटी और आरबीडीटी। ये भी हमारा ट्रांसफार्मर ही होता, तभी तो देखो आया है आपके पास अननोन पीरियड वाला। तो क्या है भाई, लाइट वेरिएबल डिपेंडेंट ट्रांसफार्मर क्या होता है भाई इसका, एक बार मुझे भी याद नहीं आ रहा इसमें एलबीडीटी का, एक बार देख ही लेता हूँ, रुको जरा। एलबीडीटी और क्या है भाई आरबीडीटी। ट्रांजिस्टर कर रहा हूँ, ट्रांसफार्मर ही है ये आरबीडीटी। चलिए देखता हूँ सर, सीटी और पीटी किस पर करेगा, म्यूचुअल पे काम करेगा। सीटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर, हाँ भाई लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, सही बोल रहा था, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। और फिर उसके बाद है रोटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, रोटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, लिख लीजिए फटाफट, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, फिर रोटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। सीटीपीटी तो था यहाँ पर, देखिए ये देखिए सीटीपीटी, ये देखिए अननोन पीरियड पे मिल गया। अभिषेक, अभिषेक मिल गया, अभिषेक मिल गया, बताओ। टेकोमीटर सापेक्ष, ये जान लीजिए जितने में आप लोगों ने बैच परचेज किया है ना 350 रुपया में, ये 350 रुपया से भी महंगा वाला है कंटेंट। अगर आप कोई किताब खरीदोगे ना 350 रुपये में, उसमें ना मिले ये जितने अच्छे से सब कंटेंट आपको इकट्ठा करके दिया गया है, ये कंटेंट मिलेगा ही नहीं। आप खुद सोचो कि 2 साल के कोर्स को गुरुजी ने 20 क्लास में निपटा दिया, और वो एक एक स्लाइड अगर आप पढ़ने वाले वाकई स्टूडेंट मतलब मेहनत वाले स्टूडेंट होंगे, जो मेहनत करते वाले बच्चे होंगे, तो आपको लगेगा कि वाकई गुरुजी आपने हम लोगों को जो कंटेंट दिया वो बहुत अच्छा दिया है। मतलब एक मैं मतलब जो भी डेली पढ़ता हूँ, हर स्लाइड हर एक अगला आता है, वो भी इंपॉर्टेंट, वो भी इंपॉर्टेंट, वो भी इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट ही लगते हैं। कोई ऐसा है ही नहीं जो मतलब आएगा ही नहीं, और ये निश्चित तौर पे आएगा और हमारा बहुत अच्छा स्कोर गेन होगा इस बार, ठीक है। हाँ, अब एक शिकायत है आप लोगों की रेटिंग की, भाई आप लोग रेटिंग नहीं करते हैं, है ना। कम से कम हमारे पास 80 बच्चे देख रहे हैं, भाई आप लोग रेटिंग वगैरह कर दिया करो आप लोग, है ना। जैसे जो बच्चे बाद में क्लास देखते हैं ना, आपके पास एक रेटिंग का ऑप्शन जाता होगा, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है रेटिंग कर दिया करिए। वो हमारे लिए नहीं, हमारे जो मैनेजमेंट टीम है उनके लिए। हमको तो पता है कि कंटेंट हम अच्छा दे रहे हैं, मुझे तो जानकारी, लेकिन आप लोग कर दिया करो, ठीक है। तो डीसी जनित्र हो गया, डीसी मोटर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पीएमसी, फिर इसके बाद ये वाला फुल फॉर्म, ठीक है, लाइट वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, फिर रेगुलेटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, किस पे काम करेगा, म्यूचुअल पे। फिर आगे आइए, ऊर्जा मीटर किस पे काम करता है, जो एनर्जी मीटर होता है हमारा घर का, किस पे काम करता है, किस सिद्धांत पे, इंडक्शन पे। इल्यूमिनेशन लैंप तो गैस विसर्जन लैंप पे, ठीक है। फिर आगे आइए, फिर उद्दीपन लैंप उष्मीय प्रभाव पे, और इसके अलावा हीटर गीजर ओवन जितने भी हमारे हीटिंग एलिमेंट है सब हमारे उष्मीय प्रभाव और जूल के नी पे काम करेंगे, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद हमारा टेबल पंखा, छत का पंखा, कूलर जितने भी आते हैं ये सब हमारे किस पे काम करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट पे। एमसीबी और एमसीसीबी तो ये फुल फॉर्म में हमने पढ़ा दिया है। एमसीबी मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और एमसीसीबी मतलब होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। किस सिद्धांत पे काम करता है गुरुजी, तो गुरुजी करता है हमारा थर्मल थ्योरी पे। आगे आइए, ईएलसीबी आरसीबी किस पे करता है, ये पेपर में भी आपने पेपर में भी हमारे साथ हल किया होगा, तो किस पे कर देगा गुरुजी, अवशिष्ट पे। फिर हमारा क्रिस्टल दोलित किस पे करेगा, पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव पे। मतलब इकट्ठा इस सारे सिद्धांत को हमने दे दिया आपको। फिर एंटी एम्पियर घंटा मीटर किस पे काम करेगा, डीसी मीटर पे। बकोल रिले सुना होगा आपने, 15 स्टार देना होता है, 10 नहीं 15 देना होता है। गैस के दाब, चलो इतना नोट कर लेना भैया, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बताओ कोई डाउट, मेरे शेरों मेरे भाइयों बताओ कोई डाउट,
मेरे मित्र, तो यहाँ तक हो गया। अच्छा ये बताइएगा मुझे, ये हो गया कि नहीं? स्क्विरल केज वाला मोटर वाला हुआ है कि नहीं हुआ है? मुझे बताइएगा, गिलहरी पिंजरा प्रारूपी वाला हुआ है कि नहीं हुआ है? एक बार मुझे बता दीजिए कि गिलहरी वाला हुआ है कि नहीं हुआ है? जैसे मैं दिखा देता हूँ अभी आपको, रुकना अभी दिखाता हूँ आपको। हालाँकि ये आएगा नहीं यार, इसको मैं नहीं देना चाहता हूँ, नहीं आएगा आप में, छोड़ो हटाओ, ये ऊपर वाला चीज़ है, ये आएगा ही नहीं आप में। क्या मतलब इसको देने का? आपका टाइम भी नुकसान होगा, हमारा भी टाइम नुकसान होगा, जब आप में आएगा, जो आएगा वही दे दूँगा। इसको हटाता हूँ, गिलहरी वाला, नहीं आएगा आप में। वो दूसरा चीज़ है, वो नहीं आएगा आप में। एक मिनट, ये हो गया? हाँ, हो गया। एक बार और देख लेते हैं, ये अवयव क्या दिखा रहा है, थोड़ा-सा इसको भी देख लें, ये कौन-सा पीडीएफ बन के आया है। अवयव, कंपोनेंट्स, ये शायद में भी आपके काम का है या नहीं है, एक बार दिखा देता हूँ आपको, रुको इसको, आप लोगों को ये दिखाई देता हूँ एक बार। आ जाओ, अवयव और उनका उदाहरण, यानी कंपोनेंट्स एंड देयर एग्जांपल। पहले एक बार देखो, उसके बाद बताओ कि ये आपके काम का है या नहीं है। एक बार इसको देखो और बताओ। जैसे होता है एक ना लीनियर, एक होता है नॉन लीनियर, एक फिर होता है एक यूनिलैटरल, एक दिशी। काम का है आपका तो बता दीजिएगा, दे दीजिएगा सर, आगे काम आएगा। हाँ प्रियंका, सही बोल रही हो, ये तो है, ये काम का है। क्यों बताए क्यों काम का है? जैसे ये पूछता है ना कि यूनिलैटरल, एक दिशा में कौन काम करता है, तो डायोड, बीजेटी, यूजेटी, आईजीबीटी, एससीआर, जीटीओ, जो कि एक दिशा में काम करते हैं। और लीनियर मतलब होता है हमारा, जैसे एक होता है एक्टिव कंपोनेंट, एक होता है पैसिव कंपोनेंट। तो पैसिव कंपोनेंट हमारा ये जो मतलब एक सीधी रेखा में हो, और ये हमारा देखो ये कौन सा है गुरुजी? नॉन लीनियर। तो जैसे नॉन लीनियर मतलब हमारा जैसे हमारा जिस सेमीकंडक्टर युक्ति जितनी भी होगी, जैसे डायोड होगा, ट्रांजिस्टर होगा, डायोड होगा, ट्रायक होगा, ईटीसी, काम का है, ये काम देगा आपको, तो नोट कर लो इसको फटाफट, है ना। 1 2 3 हो गया, आगे आएगी। फिर उसके बाद बाइलेटरल मतलब जो दोनों दिशाओं में काम करे। दोनों दिशाओं में कौन काम करता है? तो देख लो भाई साहब, दोनों दिशा में कौन काम करेगा? रेजिस्टेंस, प्रेरक, संधारित्र, डायक, ट्रायक, फिट, मॉसफेट। फिर एक एक्टिव कंपोनेंट, है ना, ये तो काम का है, एक्टिव और पैसिव, ये तो बहुत कई बार पूछता है एग्जाम में ना। हाँ, है ना, ऐसे ये सब कंटेंट तो पूछता ही पूछता है। ठीक है, मतलब अच्छा कंटेंट है। बायलैटरल, यूनिडायरेक्शनल, एक्टिव कंपोनेंट्स, पैसिव कंपोनेंट्स और इसके एग्जाम्पल। फिर उसके बाद करंट नियंत्रण युक्ति, बीजेटी, ट्रायक, जीटीओ, है ना, ये काम का है ना। हाँ, ये काम का सब चीजें है, इंपॉर्टेंट है भाई साहब। फिर उसके बाद वोल्टेज कंट्रोल युक्ति, है ना। हाँ, आईजीबीटी, यूजीटी, फिट, मॉसफेट, सब याद कर लीजिए, सब काम का है। सही कर रही बच्ची कुमकुम। वोल्टेज सोर्स, तो भार पर वोल्टेज प्रदान करना, ठीक है। करंट सोर्स, अब अक्सर आपने सुना होगा, है ना, हमेशा कि सर जी वोल्टेज सोर्स, सुना है कि नहीं सुना? आप बोलते हैं ना आदर्श वोल्टेज सोर्स, तो भाई मतलब क्या है आदर्श? आइडियल वोल्टेज सोर्स मतलब क्या है? तो भार पर वोल्टेज प्रदान करना, भार पर धारा प्रदान करना मतलब आदर्श धारा स्रोत, ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स कौन से है? तो जैसे हमारा सेल, उससे मेरे को वोल्टेज मिलता है। डीसी जनित, उससे क्या मिलता है? वोल्टेज मिलता है। अल्टरनेटर, जिससे मेरे क्या मिलता है? वोल्टेज मिलता है। धारा किससे मिलेगा? आईजीबीटी, यूजेटी, बीजेटी, डायक और ट्रायक से। तो भार पर धारा प्रदान करता है, करंट सोर्स वाले, ठीक है। फिर उसके बाद वोल्टेज ऑपरेट, मतलब वोल्टेज द्वारा जो प्रचालित होता है, क्या होता है? जैसे वोल्ट मीटर हो गया, एनबीसी मतलब नो वोल्ट कॉइल, मतलब ये आपके सीआईटीएस के लिए भी तो इंपॉर्टेंट है ही है, आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वोल्टेज ऑपरेटेड और करंट ऑपरेटेड नोट करना, कुछ करना तो है नहीं, हाईलाइट करते हुए मेरे साथ चलते रहिए, कोई दिक्कत है ही नहीं आप लोगों को, ठीक है। हाँ, तो मतलब आप लोग लिख लेना, आप लोग यहाँ तक, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। कितने घंटे में लिख लेते हैं आप लोग? कल वाला सेशन तो और बड़ा हो गया होगा, कल वाला परसों वाला लंबा हो जाता होगा ना। चलो आ जाओ, बेस लोड और पीक लोड पे पढ़ लेते हैं। ये हुआ कि नहीं हुआ? बेस लोड, पीक लोड। बेस लोड मतलब और पीक लोड मतलब आता है पावर ट्रांसमिशन में। अच्छा हाँ, कल सैटरडे है ना, कल सैटरडे शायद है ना, कल तो क्लास होगी नहीं यूट्यूब यहाँ पर एप्लीकेशन पे। तो कल हम लोग ना खत्म करेंगे पावर सिस्टम। लग गया वाला, हाँ ठीक है ठीक है,
जी सर जी, लिखने में टाइम लगता है। अच्छा आ जाओ। देखो भाई, ये बहुत अच्छी चीज़ है। परंपरागत यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यहाँ से क्वेश्चन तो आना ही आना है। ठीक है? अब इसमें तो मुझे कुछ करना की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। इस प्रकार की ऊर्जा काफ़ी लंबे समय से ऊर्जा उत्पादन में प्रयोग लिया जाता है। इन्हें प्रयोग में लेने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इन्हें गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है। जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, नाभ की ऊर्जा, कन्वेंशियल, नॉन कन्वेंशियल, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, मतलब परंपरागत, मतलब जो पहले से चला आता हो। मतलब जैसे होता है ना, कहते हैं ना कि हमारी पीढ़ियों से, हमारे दादा थे, उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट दादा आए, फिर अभी के जो दादा हैं, मतलब हमारी खानदान की परंपराएं हैं, जो अभी तक चलती आ रही हैं। तो परंपरागत मतलब जो लंबे समय से चलता आ रहा है। मतलब बिजली का उत्पादन किससे? थर्मल से, प्राकृतिक गैस, नाभ की ऊर्जा से जो भी होता है हमारा। ठीक है, ये लंबे समय से चल रहा है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मतलब जैसे हमारा विंड पावर, मतलब जो कभी खत्म ना हो। सौर ऊर्जा, ये तो खत्म हो जाएगा ना, कोयला वाला, ये तो आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारा एनर्जी ये वाला सौर ऊर्जा, देखिए आजकल आपने खुद देखा होगा, बढ़ावा दिया जा रहा है। हर स्टेट में सोलर के लिए बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। देख रहे हैं ना, आपने खुद देखा होगा, है ना? क्योंकि उनको आभास हो गया कि आने वाले समय में हमारा ये काम मतलब हो जाएगा, तो आदमी पूर्ण रूप से, उसके बाद सोलर अगर लैंप रहेगा तो सूर्य ऐसा चीज़ है, वो कभी तो ऐसा है नहीं वो बंद होंगे, अस्त तो होंगे नहीं। तो इसीलिए सरकार बढ़ावा दे रही है अभी से कि भाई साहब, आप पवन ऊर्जा बिजली उत्पादन करो। और सबसे ज़्यादा इस पे फोकस किया जा रहा है, सौर ऊर्जा पे, है ना? सही बात है ना? क्योंकि बोल रहे हैं कि भाई हम सब्सिडी दे देंगे, इतना दे देंगे, आप छत पे लगवाओ, और जितनी यूनिट अगर आपको एक्स्ट्रा होगी वो सरकार वापस ले लेगी। क्योंकि आप खुद देखो, आज के समय में हर एक चीज़ इलेक्ट्रिक चीज़ें हो गई हैं। मोबाइल हो, यहाँ तक कि आपकी टू व्हीलर गाड़ियाँ भी आ रही हैं, फोर व्हीलर गाड़ियाँ आ रही हैं। और आप देख ही रहे हैं कि वैश्विक मारामारी चल रही है, डीजल, पेट्रोल, गैस की समस्याएँ बनी रही हैं। तो मतलब ऐसा बना दिया जाए कि मतलब उस पे हम डिपेंड ही ना रहें, कि पेट्रोल मिले या ना मिले, डीजल मिले या ना मिले, हमारा काम चलता रहे। मतलब हम रुक ना पाएँ। बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? तो मतलब परंपरागत लंबे समय से चलता आ रहा है, ये खत्म हो जाएगा, इसीलिए इसको कन्वेंशनल बोलते हैं। ये खत्म नहीं होगा, मतलब एक तरह से मैं बोलूँ, एक बार यूज़ करने के बाद हम दोबारा इसको यूज़ नहीं कर, जैसे कोयला है, आपने जला दिया, राख बन गई, यूज़ करोगे? नहीं कर पाओगे। और यहाँ पर क्या है? सौर ऊर्जा है, सूर्य भगवान आज निकले, पक्का है कि कल भी निकलेंगे, परसों भी निकलेंगे। पवन ऊर्जा, यानी जो वायु चल रही है, आज तेज है, कल कम होगी लेकिन चलेगी, है ना? तो मतलब ये आपको प्रॉपर तरीके से यूज़ में आएगा, लेकिन ये यूज़ में नहीं आएगा। तो कन्फ्यूजन नहीं है आप लोगों को? परंपरागत ऊर्जा स्रोत को और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत को समझ गए कि नहीं समझ गए आप लोग? बताइए। बस इतना ही था क्या भाई? और कहाँ गया? ये तो छोटा-सा बका दिया इसने, आगे तब होगा। तब आप इंतज़ार करिए, तब आगे होगा, है ना? हाँ, ये बका दिया इन्होंने, बहका दिया भाइयों। ये छोटा-सा लिख कर बहका दिया इन्होंने, है ना? हाँ, इस पे लिखा बेस लोड, पीक लोड, और अंदर कुछ और खजाना है। कोई बात नहीं, आ जाओ, इसको पढ़ लेते हैं। ये भी तो इम्पोर्टेंट है। जो मिल जाए पहले पढ़ लेते हैं, सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है? ऐसा नहीं सोचना कि नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सब इम्पोर्टेंट है। अभी हमको जितना मिल जाएगा गुरुजी, सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे ये मैं बात करूँ इसका, डिस्कों की संख्या, है ना? मैं एक दिन बोला था ना आप लोगों से, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। मैंने कहा था ना कि मैं आपको एक दिन चार्ट बना दूँगा कि कितने-कितने केवी में कितने-कितने डिस्क लगते हैं। इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 66 केवी, 132 केवी, 220 केवी, 400 केवी और 765 केवी। इसमें कितने डिस्क लगते हैं आप देख लो। 66 केवी में 4 से 5, 132 में 9 से 10, 220 में 15 से 16, 22 से 23, 40 अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना। अब आप कहोगे गुरुजी ये 4-5 मतलब, भाई 4 भी लग सकता है, 5 भी लग सकता है। लेकिन जब ऑप्शन आपके पास बनेगा ना, तो या तो 5 देगा, तो 4 नहीं देगा। बात समझना, 5 देगा तो 4 नहीं देगा, अगर 4 देगा तो 5 नहीं देगा। बात समझिएगा। आप निकाल के देखो, डिस्क संख्या में 11 दशमलव नहीं, करड़ी में 3 और 11, नहीं करड़ी में 2 या 11, कितने भाग देते हैं भाई साहब? 1 दशमलव कितने से भाग देते हैं? जितना हमारा डिस्क, मतलब जितनी केबी की लाइन होती है उसमें भाग देते हैं, है ना?
और शायद आई थिंक 11 kb लाइन रहेगी, 11, और उसके साथ कड़ी में 3 कितना होता है, आप उसको भाग देते हैं या फिर 13 पॉइंट कुछ से भाग देते हैं, है ना? हाँ, 13 पॉइंट कुछ से शायद भाग देते हैं, 13 पॉइंट कुछ से भागेंगे तो 13 13 26 13 43 चौको 52, 13 25 65, देखो 5 आ गया, 13 25 65। तो मतलब अगर पॉइंट में जो वैल्यू आएगा तो उसको हम, जैसे मान लीजिए कोई हमने डिवाइड किया तो मान लीजिए हमारे पास 4.5 आया, तो मतलब हम इसको मान लेंगे 4 से, मतलब इसको मान लेंगे 4 या 5, मतलब जो अगर पॉइंट के बाद जो वैल्यू आएगा, जैसे मान लीजिए 4.1 आ गया, 4.6 आ गया, 4.7 आ गया, तो हम उसको मान लेंगे कि ये भाई साहब 5 हो गया। आई थिंक मुझे लग रहा है 13.2 से भाग देते हैं, 13.2 से भाग दीजिए, जितनी वैल्यू आपको मिलेगी वो आपको डिस्क संख्या मिल जाएगी, उसके आसपास की संख्या मिल जाती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप जानते थे कि नहीं जानते थे, बताइएगा आप लोग, इसको आप जानते थे कि नहीं जानते थे, एक बार मुझे बताइएगा, ये डाटा आप जानते थे कि नहीं जानते थे? कुमकुम, अंकित, मुझे बहुत लेट हो गया है सर, नेट नहीं मिल रहा था मुझे। अच्छा कोई बात नहीं अंजलि शर्मा, कोई बात नहीं बाबू, आप बाद में देख लेना ना, हाँ आप बाद में देख लेना, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलो, हो गया? तो ये सब डाटा याद कर लीजिएगा ना, 132 kb, 220 kb, 400 kb है, 765 kb है, कितना कितना हमारा उसमें डिस्क संख्या लगती है, वो सारा चीज, ठीक है? और पढ़ा दें या रहने दें, आप लोग बताओ। आपकी बात हम मानते हैं क्योंकि आप हमारे भाई हो लोग। अब एक चीज आप लोग भी पूछ रहे थे ना, टारों के बीच की दूरी, चलो उसको बता देता हूँ, पोल पिच की दूरी। आप लोग परेशान थे, आपने क्रॉस क्वेश्चन किया था शायद, आप लोगों ने ना एक दिन क्रॉस क्वेश्चन किया था कि गुरुजी वो पोल पिच की दूरी बता देते थे बढ़िया रहता। मैंने कहा था ना मैं स्लाइड में लाऊंगा, बता दूंगा, घबराना मत। पूछ रहे थे ना आप लोग, आप ही लोग पूछ रहे थे ना एक दिन कि सर जो टावरों के बीच की दूरी बता दीजिएगा। लो आ गया टावरों के बीच की दूरी, लो पढ़ लो। जीआई पाइप 30 से लेकर 500, ये मुझे समझ में नहीं 500 कहाँ दे दिया जीआई पाइप का। अच्छा ग्रेनाइट आयरन है, वुडन पोल का 40 से 50, स्टील आरसी पोल। अब देखो यहाँ पर 80 से 100 दिया, लेकिन निम्मी में जब जाओगे ना तो 60 दिया होगा, ध्यान दीजिएगा इसका, निम्मी में 60 दिया होगा स्टील टावर। फिर इसके बाद देखो भाई साहब सर्किट की संख्या है, ये तो आपके साथ नया है, लंबाई बता रहा है, ये क्या बता रहा है पता आपको? स्पैन की लंबाई। जैसे मैं अगर कहूँ आपसे कि 110 kb की लाइन है, वो कितने दूरी पर होगी, तो 305 से लेकर 335 तक। अगर उसमें नंबर ऑफ सर्किट 1 लगी होगी तब, 2 लगेगी थोड़ा सा बढ़ जाएगा उसका डिस्टेंस। हालांकि ये नहीं आता है, बस केवल डिस्टेंस ही पूछता है आपसे। तो 132 kb की लाइन 305 से लेकर 365 तक, मतलब उसका डिस्टेंस होता है, मतलब नहीं समझ पाए, मतलब आप ऐसे समझो ये एक्चुअली क्या है कि स्पैन इसकी लंबाई होती है, डिस्टेंस होती है, दूरी होती है। 132 kb की अगर हम लाइन लगा रहे हैं टावर, ठीक है, तो एक पोल से लेकर दूसरे पोल के बीच में कितना डिस्टेंस रहता है, वो डिस्टेंस है आपके सामने। आपने देखा होगा टावर लगता है, एक यहां लगता है, एक बहुत दूर लगता है, देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने? तो डिस्टेंस का बोल रहा है। अब अलग अलग लाइन आती है, कोई 33 kb की आती है, कोई 132 kb की आती है, कोई 110 kb की आती है, कोई 220 kb की आती है। तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया है, 220 kb की होगी तो कितना डिस्टेंस होगा, 400 kb की होगी तो कितना डिस्टेंस होगा। तो आप CITS में इतना ही काफी है, 220 तक का, ठीक है? तो यहाँ तक आप कंटेंट को नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है? और करा दें, एक और बच रहा उसको भी करा देते हैं कंप्लीट, चलो खत्म करवा देते हैं। अब बचा हमारे पास पोल पिच हो गया, अब ये आ जाओ, इसको भी करवा देता हूँ, काम खत्म करवा देता हूँ। हाँ जब थोड़ा सा बचा, एक और बचा तो उसको भी कंप्लीट कर लो आप। क्यों भाई, सही बात है ना? आ जाओ, सिरोपरी लाइन की मतलब पोल पिच हो गया, सिरोपरी लाइन आ जाओ। अब देखो, अब इसमें देखो 33 kb लाइन होगी तो 90 से लेकर 135 मीटर की स्पैन की लंबाई होगी, यानी मतलब ऐसे समझो आप, एक पोल यहाँ एक पोल यहाँ, तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा, यानी इन दोनों पोलों के बीच की दूरी,
अब मैंने 33 KB भी रख दिया। अब तक आपने देखा था क्या 220 KB, 110 KB, अब हमने 33 भी रख दिया, फिर 66 रखा। अब उसमें ध्यान रखना कि अगर पूछिए कि नंबर ऑफ सर्किट कितने हैं, तो सर्किट जैसे बढ़ेगी, जैसे 1 हुआ तो डिस्टेंस कम, 2 होगा थोड़ी सी उसकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी, 3 होगा तो और, लेकिन 2 ही लगाते हैं मैक्सिमम। तो देखो इसलिए 1 और 2 दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो 110 तो आपको भी बता ही दिया हूँ कुछ देर पहले, तो मैं 110 वाला हटा ही देता हूँ ना, यहाँ से 110 वाला पोल पीस हटा देता हूँ। जब यहाँ पर हो गया है तो फिर उसको दोबारा क्यों दूँ आपको, है ना, दोबारा आप लोग नोट बनाओ लगोगे, तो इसको हटा देता हूँ मैं, इसको और इसको, ठीक है, हाँ ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं। कहाँ गया भाई, आप मत हटो, चलो हो गया बस। आज कितना, बाकी अगर आप कोई डाउट हो तो पूछो आप, बाकी मैं इसको पीडीएफ बना देता हूँ आपका, फटाफट आपको सेव करके अपलोड कर देता हूँ। कोई डाउट, मजा आया ना कंटेंट लिखने में? बस लिखते रहो। आज 12 भी कंप्लीट हो गया, अगले वीक में खत्म हो जाएगा मुझे लग रहा है ना भाई, क्यों? अगले वीक में तो खत्म हो जाना चाहिए, 12 को खत्म है लास्ट क्लास ना, 12 हो गए, 8 क्लास और बची, तो 8 दिन और वेट कर लो, 8 दिन और पढ़ना है बस। अरे ये तो मान लीजिए आप लोग का पेपर अगर जल्दी होता तो ये मतलब एक दिन में एक सुबह लगा दो, एक शाम को लगा दो, 4 दिन में खत्म हो जाए। लेकिन ये था ना भाई, इसको पढ़ाना है, कंटिन्यू करना है। इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ पीडीएफ में। ये रहा पीडीएफ। कोई डाउट आपसे? एक सर टाइप्स ऑफ इंसुलेटर भी बता देना। अच्छा मैं समझ गया, जो सेकेल आप पूछ रहे हैं, सस्पेंशन पूछ रहे हैं, डिस्क वाला यही पूछ रहे हैं ना, तो सेकेल 1000 और जो डिस्क होता है 33 के भी, बहुत बड़ा ज़्यादा थोड़ा नहीं इसमें इंसुलेटर, अब से ज़्यादा बड़ा नहीं है सेकेल लो वाले के लिए, और हमारा जो पिन इंसुलेटर होता है 33 के भी तक लिए होता है। तो ये तो ऐसे ही नॉर्मल, मतलब आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। मतलब हम जब बोल रहे हैं ऐसा नहीं सोचो कि मतलब हम नहीं लिखवाएं तो नहीं होगा, मतलब मैंने क्या कहा, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आपको अपने से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये भाई साहब लो पीडीएफ अपलोड कर देता हूं मैं आपको लोगों का, ये पीडीएफ भी अपलोड हो गया, ठीक है। आ जाइए पढ़ लेते हैं यूट्यूब का सेशन। मोटर पढ़ना है ना, मोटर, चलो चलो आ जाओ, मोटर पढ़ लेते हैं, ठीक है। आ जाओ, राम राम, अपना ख्याल रखना, ठीक है, धन्यवाद, और रेटिंग देके जाना।